नमस्कार दोस्तों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो जीके का फर्स्ट पेपर है जीके का, इसमें रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, ये वाला टॉपिक आज पढ़ेंगे हम। और इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे मेवाड़। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपके लिए। और इसमें मैंने आपको शुरू में जब सिलेबस डिस्कशन किया था फर्स्ट पेपर का, तब भी आपको समझाया था कि हमें टॉपिक टू टॉपिक चलना है। तो ये हमें जो मेवाड़, रणथंभौर और जालौर, तो दिल्ली सल्तनत के साथ जो रिलेशन है इन रियासतों के इस टॉपिक में, वो हमें पढ़ने हैं। तो ये हम पढ़ेंगे। और इन वीडियोज की रिकॉर्डिंग जो है अभी जस्ट मैं दोबारा कर रहा हूं, क्योंकि 3-4 वीडियो जब रिकॉर्ड किए थे अभी 2-3 दिन पहले, तो उसमें थोड़ा लैपटॉप में काफी दिक्कत, वो वायरस वगैरह का सिस्टम हो गया, कोई दिक्कत हो गई, सब कुछ डिलीट हो गया। फर्स्ट ग्रेड का भी जो मैं कोर्स लॉन्च करने वाला था साइको का, और फर्स्ट पेपर हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था उसमें जीके वाला, वो 7-7 8-8 वीडियो जो रिकॉर्डिंग किए हुए थे वो सब उड़ गए उसमें, सारा लैपटॉप साफ हो गया। तो इस वजह से काफी कुछ चीजें गई है उसमें। लेकिन फिर भी जो है 2-3 दिन का इसलिए थोड़ा गैप आ गया कोर्स में। और अब ठीक है, अब सही है, तो रिकॉर्डिंग मैं सारी दोबारा कर रहा हूं। तो कभी कभी कोई सिस्टम में इस तरह की कोई चीजें हो जाती है, क्योंकि ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। कभी इस तरह के एरर हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ी समस्या हो जाती है। बाकी और कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही देखिएगा, कुछ विद्यार्थियों के एक ये प्रॉब्लम आती है कि सर, जो हमारे ऐप के अंदर वीडियो की जो स्क्रीन है वो ब्लैंक आ रही है, या ब्लैक आ रही है, या कुछ ओपन नहीं हो रहा। देखिए 99.99% ये संभावना तब होती है ऐप के अंदर, जब कोई आपके कोई पर्टिकुलर वीडियो ओपन नहीं हो रहे या कुछ इस तरह की समस्या तब आती है जब आप किसी और का सहयोग करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब सहयोग कैसे? आपने किसी और के फोन में अपना नंबर बता दिया, कोई आपके जानकार है, तो आपने कहा कि भाई ठीक है, मैं तो वीडियो देख रहा हूं, ये कोर्स ले रखा है और ऑफलाइन मैंने सेव भी कर लिया ऐप में, तो अब चल तू भी देख ले। तो उसने मेरी ऐप डाउनलोड कर ली। डाउनलोड करने के बाद में मोबाइल नंबर उसने आपका डाला उसमें, और ओटीपी आपके पास आएगा, आपने ओटीपी भी उसको बता दिया। अब वो कोर्स उसके फोन में ओपन होगा। जो ही उसके फोन में वो कोर्स ओपन हुआ, आपके फोन से वीडियो उड़ जाएंगे, वो जो आपने ऑफलाइन सेव किए हैं। और दूसरी बात, आपके फोन के अंदर अब उस कोर्स में वो वीडियो नहीं चलेंगे। तो हालांकि हम विद्यार्थियों को कहते हैं भाई आपने इस तरह का किया है, वो साफ साफ मना करते हैं, विद्यार्थी झूठ बोलते हैं हमसे, हमें पता है, सारा सिस्टम रहता है, कौन कैसे क्या इसमें लॉगिन हो रहा है, सब कुछ आ जाता है। तो इसलिए इस तरह का प्रयास नहीं करें। अगर आप सीधे सीधे रास्ते अपनी तैयारी करोगे, शांति से वीडियो देखो, चाहे दिन में 100 बार देखो, पीडीएफ दिन में 100 बार पढ़ो, कोई भी समस्या आपके नहीं आती है। बहुत कम ऐसा होता है कि कभी कभार कोई ऐप में प्रॉब्लम होगी, वो इसमें जो मेंटेनेंस का काम चलता है, कभी आधी घंटा या 1 घंटा कभी कभी होगी, तो कोई 15-20 दिनों में एक बार होता है वो। बाकी आपके ऐप में इस तरह की समस्या नहीं होगी। मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ा रीजन है कि आप इस तरह की चीजें करोगे। कई विद्यार्थी बहुत सारे ऐसे करते हैं और वो मानते भी नहीं है कि हाँ हमने किया है। फिर हम दूसरा वो नंबर बताते हैं कि आपने देखो इस नंबर में, इस फोन में किया है, तब बहुत कम स्वीकार करते हैं कि हाँ किया तो है। तो इस तरह की चीजें नहीं करें, बाकी आपके कोई इस तरह की समस्या नहीं आएगी। और एक इस कारण से भी आ जाता है, कई विद्यार्थी वीडियो की जो स्क्रीन है वो स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, तो आपके फोन के वीडियो, जो हमारी ऐप के वीडियो है, वो बंद हो जाएंगे, वो नहीं चलेंगे। तो इस तरह की चीजें जो है वो नहीं करें। विद्यार्थी मानते नहीं है, कहते हैं, उनको लगता है कि हम सबका भला कर रहे हैं। आप भला नहीं कर रहे, आप खुद के लिए बहुत भयंकर नुकसान कर रहे हो। तो अपनी तैयारी को जो है अपने पर ध्यान लगाएं, अपनी तैयारी पर ध्यान दें, वो आपका हित उसी में निहित है। और इसके अलावा काफी विद्यार्थी जो जीके वाले हैं, काफी क्या लगभग सारे ही पूछ रहे हैं, खास करके जो एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं, कि सर इसका आप कोर्स लेके आओगे या नहीं लाओगे, या फिर जैसे कब लाओगे, काफी पूछ रहे हैं। हालांकि मेरी पहले कोई मनसा ऐसी नहीं थी एसएसटी की। मैं 1-2 ही पेपर इसमें कोई लेके आने वाला था, वो भी बाद में लाता। लेकिन लगभग सभी विद्यार्थियों की डिमांड है कि सर एसएसटी वाला जो पोर्शन है वो भी आप करवा दो सेकंड ग्रेड का। तो हालांकि काफी बड़ा पोर्शन है,
और मैं कोई चीज अगर करवाता हूं तो बहुत अच्छे से ही करवाता हूं। और इसीलिए मुझे पता है कि आपने मुझे बोला है कि अगर मैं आपको करवा दूंगा तो आपकी नैया पार इस बार हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी आपने ले लिया और सेकंड पेपर भी आपने ले लिया। तो ये दो आपको सेकंड ग्रेड बनाएंगे और ये दोनों आपको इतने बेहतरीन तरीके से मैं करवा सकता हूं। तो एसएसटी का जो कोर्स है वो जरूर लाएंगे, पूरा कंप्लीट पेपर जो है वो लेकर के आएंगे एसएसटी का। लेकिन अभी 1.5-2 महीने का समय है, अभी नहीं होगा शुरू, लेकिन लाएंगे जरूर। तो ये आप श्योर रहे। पहले मेरा नहीं था विचार, लेकिन अब ये मन बना लिया मैंने कि जब आप कर ही रहे हो, जब पेपर फर्स्ट की करवा रहे हैं, तो एसएसटी की भी आपको साथ में करवा ही देंगे, ताकि आपकी एक अच्छे से कंप्लीट तैयारी हो सके। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेवाड़ में। तो सबसे पहले हम जो है कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। जैसे यहां हम बना लेते हैं, यहां दिल्ली समझिए आप कि ये दिल्ली है। और दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल है मैंने आपको बताया था, ये आपके जबान पे होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। 1206 से लेकर के 1526 तक ये है दिल्ली सल्तनत का काल। और हमें 3 रियासतें हैं जिनका दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में पढ़ना है। तो अब आप ये खुद सोचेगा कि 1206 से लेकर के 1526 के बीच में इन 3 रियासतों के अंदर जो भी शासक होंगे, महत्वपूर्ण शासक, उनका अगर इनसे कोई भी संपर्क हुआ है, कोई युद्ध हुआ है, कोई संधि हुई है, कुछ भी हुआ हो, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो 3 रियासतें जो है वो अब कौन सा है, सबसे पहले आप मेवाड़ पढ़ेंगे आज, तो थोड़ा मेवाड़ का देखिएगा क्षेत्र। देखिए आपके मेवाड़ वैसे तो है नहीं कि पूरा आपको सिलेबस में मेवाड़ पढ़ना है, आपके अलग से इन्होंने मेंशन करके टॉपिक नाम दिया है, तो उस तरह से हमें पढ़ना है। मेवाड़ रियासत में उस समय कौन कौन से पार्ट आते थे, मेनली मुख्य रूप से किसको मेवाड़ रियासत कहते थे? ये भीलवाड़ा हो गया, ये है चित्तौड़, ये है उदयपुर और ये है राजसमंद। ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और थोड़ा थोड़ा आसपास का क्षेत्र मान लीजिए, मुख्य रूप से इसे हम कहते थे मेवाड़। अब अगर हम जालोर की बात करें तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये थी जालोर रियासत। और एक और आपको पढ़ना है, वो है रणथंभौर। तो ये आप यहां इसको, यहां जो है ये समझेगा, ये है रणथंभौर। आज जो सवाई माधोपुर में है तो उस समय सीधा रणथंभौर ही कहते थे। सवाई माधोपुर नगर तो जो ये जयपुर के शासकों में हुआ था, सवाई माधो सिंह, तो उसने ये बसाया था सवाई माधोपुर। वो तो बहुत बाद की बात है, 18वीं शताब्दी की। तो शुरुआत में ये जगह क्या कहलाती थी, इस पूरे क्षेत्र को, पूरी रियासत रणथंभौर ही कहलाती थी। अब इन रियासतों के अगर कार्यकाल की आप बात करें तो सबसे प्राचीन की बात करें तो मेवाड़ रियासत है। मेवाड़ रियासत में कब से शुरुआत होती है, यहां पर 566 ईस्वी से लेकर के और 1947 ईस्वी तक रहती है मेवाड़ रियासत। आप जानते हैं कि ना केवल राजस्थान, ना केवल भारत, बल्कि पूरे विश्व के स्तर पे सबसे लंबी जो अगर कोई राजवंश का शासन रहा है तो वो कौन सा है, मेवाड़ राजवंश। हालांकि बीच में कुछ समय के लिए इसमें जैसे बाहरी कोई आक्रमण हो गया या किसी और का शासन हो गया या कभी इनको अधीनता स्वीकार करनी पड़ी, लेकिन राजवंश वो ही रहा। वापस थोड़े समय में इन्होंने बैक थ्रू किया, 1947 तक रहे। 566 ईस्वी के अंदर सबसे पहले किसके द्वारा स्थापना होती है मेवाड़ राजवंश की, गोहिल या गुहादित्य, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। और 1947 में कौन है, तो महाराणा भूपाल सिंह जी। ये तो है मेनली मेवाड़ रियासत के बारे में बात। और देखिए मेवाड़ से पहले ही स्थापना हो गई थी अजमेर के चौहानों की। मैंने आपको बताया था चौहानों वाले में कि 551 ईस्वी के अंदर वासुदेव चौहान के द्वारा ये जो सांबर के चौहान है, सपालक्ष के चौहान है, अजमेर के चौहान है, उनको जो जचे आप कहो, जांगल प्रदेश के चौहान है, तो उनकी स्थापना 551 में होती है। यानी मेवाड़ रियासत से 15 साल पहले अजमेर के चौहानों की स्थापना हो गई थी। वैसे एक बेसिक सी चीज है, आपको आपसे में थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से पता होना चाहिए। अब जालोर रियासत की बात करें तो जालोर रियासत की जो यहां स्थापना है सोनगरा चौहानों की 1181 ईस्वी के अंदर, कीर्तिपाल चौहान। ये कीर्तिपाल चौहान वही कीर्तिपाल चौहान है जो कि मेवाड़ का एक शासक होगा सामंत सिंह,
उसको हरा करके बीच में हटा देगा। लेकिन वो सामंत सिंह का जो छोटा भाई है वो थोड़े ही समय में 7-8 वर्षों में वापस उसको कीर्तिपाल को यहां से भगा देगा। तब कीर्तिपाल जो है वो जालोर के अंदर सोनगरा चौहानों की स्थापना करता है। तो यहां कौन से चौहान थे? सोनगरा चौहान। और ये सोनगरा चौहान कब तक रहे? 1181 ईस्वी से लेकर के रहे थे 1311 ईस्वी तक। अब 1311 ईस्वी में ऐसा क्या हुआ वो मैं आगे बात करूंगा अभी। अब बात करते हैं रणथंभौर के चौहानों की। तो रणथंभौर के चौहानों की स्थापना कब होती है? मैंने आपको बताया था कि ये अजमेर के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान था, मोहम्मद गोरी के साथ में दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी के अंदर, जो तराइन का सेकंड युद्ध था। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान का जो छोटा भाई था हरिरा, उसने इसको यहां से निकाल दिया। किसको? पृथ्वीराज चौहान के बेटे गोविंदराज को। तब वो रणथंभौर के अंदर 1194 ईस्वी के अंदर कौन? गोविंदराज 1194 ईस्वी में किससे इजाजत लेकर के? कुतुबुद्दीन ऐबक से। क्योंकि मोहम्मद गोरी जो है ये जीते हुए क्षेत्र किसको सौंप के गया था? अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब मैंने गुलाम नाम बोला है तो आप गुलाम से मतलब वो मत समझ लेना कि वो मारते पीटते थे, और वो जैसे गुलाम कई बार फिल्मों में दिखाते हैं कि जो हाथ में वो क्या लेके रखते हैं, मालिक जो है चाबुक, और हमेशा मारते रहते हैं, वो गुलाम मत समझ लेना। इनको गुलाम कहते थे लेकिन अपने ये बेटों की तरह इनको रखते थे। यहां तक कि कई सुल्तान अपनी बेटियों का विवाह भी करते थे जो जिनको ये गुलाम बोलते थे। तो आप इनको वैसे गुलाम मत समझ लेना मारने पीटने वाले, ये बहुत इंटेलिजेंट और तेज तर्रार होते थे। और आप जानते हैं कि सबसे पहला जो दिल्ली का जो वंश है सुल्तानों में, वो गुलाम वंश ही कहलाता है, 1206 से लेकर के 1290 तक। इसके बाद फिर खिलजी वंश आ गया था। 1320 में खिलजी वंश भी खत्म हो जाएगा। तो गोविंदराज जो है वो 1194 ईस्वी में रणथंभौर के अंदर चौहानों की स्थापना करता है। और 1194 से लेकर के रणथंभौर के चौहान कब समाप्त हो जाएंगे? 1301 ईस्वी में। तो यानी जब हमें रणथंभौर के चौहानों के बारे में पढ़ना है तो हमें 1194 से लेकर के 1301 ईस्वी के बीच में जो भी महत्वपूर्ण यहां के शासक हुए हैं रणथंभौर के, उनका दिल्ली सल्तनत से क्या, वो हमें पढ़ना है। मेवाड़ रियासत में हमें पढ़ना है इस टॉपिक में, जो आपका ये पूरा टॉपिक का नेम है। इसमें क्या क्या पढ़ना है? 1206 से लेकर के 1526 के बीच में जो भी दिल्ली के सुल्तान रहे महत्वपूर्ण, उनका यहां के किसी महत्वपूर्ण शासक के साथ में जो भी कोई युद्ध वगैरह या संधि जो कुछ भी हुआ है वो हमें पढ़ना है। यानी 1206 से लेकर के 1526 के कार्यकाल के बीच में यहां मेवाड़ राजवंश में कौन से शासक थे, कौन से महत्वपूर्ण थे? ऐसे तो कई आएंगे और कई जाएंगे, कौन से महत्वपूर्ण थे उनके बारे में पढ़ना है। और जालोर की भी बात करें तो 1181 से लेकर के 1311 तक जो भी सोनगरा चौहान के शासक हैं, जो भी महत्वपूर्ण शासक हैं, उनका दिल्ली सल्तनत से क्या रिश्ता था वो हमें पढ़ना है। तो अब ये खत्म कैसे हुए कि 1311 है, ये इधर वाले 1301 रहे, यहां बीच में आएगा अलाउद्दीन खिलजी। हालांकि जब ये टॉपिक पढ़ेंगे हम तब सब आएगा, लेकिन मैं कुछ शुरू में बेसिक चीजें आपके ढांचा समझना जरूरी है, वरना फिर वो चीजें नहीं समझ में आएगी। इसका कार्यकाल होता है 1296 से लेकर के और 1316 तक। और खिलजी वंश की स्थापना कब हो गई थी दिल्ली पर? 1290 में। और किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन का जो चाचा था, और वो चाचा ही इसका क्या था? ससुर। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। तो जो जलालुद्दीन खिलजी है वो गद्दी पर बैठेगा, और अलाउद्दीन ने 1296 के अंदर अपने चाचा जो है इसको मार दिया था, और मार करके और खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो 1296 से 1316 तक 20 साल अलाउद्दीन खिलजी का शासन रहता है, और इस 20 साल के अंदर ये लगभग जो है वो सबको परास्त कर गया। जो भी राजस्थान के अंदर राजपुताना में जो भी साके वगैरह आप पढ़ते हो, साका किसको बोलते हैं मैं आपको यही बता देता हूं, जो पहली बार कोई विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे। इसमें दो टर्म आती है, एक तो होता है केसरिया और एक होता है जौहर। इसको हम कहते हैं साका। और दोनों में से केसरिया और जौहर में से कोई एक चीज हो और दूसरी नहीं हो तो हम कहते हैं अर्धशाखा। तो केसरिया क्या होता है? देखिए, जब ये बाहर के ये आक्रमणकारी जब आक्रमण करेंगे
तो यहां के राजाओं की सुरक्षा का सबसे बड़ा एक जो होता था कि किस चीज से सुरक्षित है, वो होते थे किले यानी दुर्ग। तो जैसे मान लीजिए कोई भी राजा अगर बाहर का आक्रमण करेगा, और चूंकि हमारे जो शासक थे उनके पास नियमित सेनाएं नहीं होती थी, जो भी राजपुताना के शासक थे कोई कोई बहुत बड़ी विशालकाय सेनाएं नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि इनको कोई बाहर अभियान के लिए हमेशा के लिए एक वो विश्व विजय करना है, या कोई सबको अपना महत्वाकांक्षी होना, इस तरह की चीजें नहीं होती थी। ये अपनी रियासत है, अपना देश है, अपना शांति से रहो, इस प्रवृत्ति के होते थे। बहुत कम ऐसे होते थे जो महत्वाकांक्षी भी होते थे। जैसे मेवाड़ का एक शासक आएगा राणा सांगा, बहुत महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का जो है शासक था। तो अब जैसे बाहर का कोई भी व्यक्ति आक्रमण कर रहा है और उसने दुर्ग को घेर लिया, तो अंदर चूंकि यहां राजा, जनता, प्रजा सब अंदर ही हैं दुर्ग में, वो बाहर जो है जो जैसे अलाउद्दीन आक्रमण करेगा तो वो घेरा डाल के बैठ जाएगा 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, अब वो जा ही नहीं रहा वापस। और अंदर भी क्या होता था, राशन पानी जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता था। बाहर से कोई भी पानी आता था, बाहर से जो अन्न वगैरह आता था, उसको ये लोग क्या करते थे, बाहर जो ये बैठे होते थे घेरा डाल के, ये अंदर से उस चीज को तोड़ देते थे, यानी वो चीज अंदर नहीं जा पाएगी। अब अंदर कब तक बैठे रहेंगे, क्योंकि राशन पानी खत्म हो रहा है। तब जो राजपूत वीर होते थे, योद्धा, वो सिर पर केसरिया पट्टा धारण करके और किले के द्वार खोल दिए जाते थे और भूखे शेरों की तरह दुश्मन पर टूट पड़ते थे। हालांकि अब यह चीज है कि यहां संख्या सैनिकों की 2000 होगी, 4000 होगी, 5000 होगी, सामने वाले की सेना है 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख। तो वो कुछ समय युद्ध होता था और उसके बाद जो है हमारे सैनिक शहीद हो जाते थे। उसको कहते थे केसरिया। और अंदर जो महिलाएं होती थी, रानियां, दासियां, बच्चियां, अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए अग्निकुंड बने होते थे, उनके अंदर कूद करके अग्नि के जैसे आग के एक तरह से कुएं होते थे, उसमें आग जलाई जाती थी और महिलाएं, दासियां, रानियां सब अपने मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा के लिए उसमें कूद जाती थी, अपने आप को समर्पित कर देती थी। वो टर्म कहलाती है जौहर। तो अर्ध शाका राजस्थान में केवल एक जगह ही हुआ है और वो हुआ है जैसलमेर में। यहां जो है वो ये केसरिया तो होता है लेकिन जौहर नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा चीजें आप ध्यान में रखना। और तो ये केसरिया क्या होता है, जौहर क्या होता है, ये मैंने आपको समझा दिया। और इस चीज को हम कहते हैं शाका। और दोनों में से कोई एक चीज होगी तो उसे कहेंगे अर्धशाका। वैसे अर्धशाका केवल एक ही हुआ है जैसलमेर का। अब आपके सिलेबस में नहीं है टॉपिक वो, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ध्यान में रख लेना इसको। तो ये बाकी चीजें आपके क्लियर हो गई होगी। तो अब देखिए, ये साके वगैरह ज्यादातर राजस्थान में कब होते हैं, अलाउद्दीन के समय ही होते हैं। क्यों? अब बहुत से कारण हैं, आगे पढ़ेंगे हम। अब ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये 1301 में विजिट कर लेगा रणथंभौर को। और उस समय यहां का वीर प्रतापी शासक होता है हमीर देव चौहान, जो कि रणथंभौर के चौहानों का अंतिम शासक था। ये हमीर देव चौहान 1301 में जो यहां के चौहान शासक हैं रणथंभौर के, वो समाप्त हो जाएंगे। जो केसरिया जौहर जो है वो यहां हो जाएगा पहला शाखा। राजपुताना का पहला शाखा जो है वो कब होता है, 1301 में। कौन सा है, रणथंभौर का। उसके बाद में राजपुताना का जो दूसरा शाखा है वो होगा मेवाड़ का, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी 1303 में विजिट करेगा मेवाड़ को। तो वो हमें पढ़ना है, सिलेबस में है आपके। 1308 में ये विजिट करेगा सिवाना को। सिवाना जो दुर्ग है ये बाड़मेर में है, अभी वर्तमान जो डिस्ट्रिक्ट है बाड़मेर, उस वक्त सिवाना ही दुर्ग कहते थे। 1308 में सिवाना को विजिट करेगा और 1311 में ये अलाउद्दीन विजिट करेगा जालोर को। तो अब आप ये चीज समझ गए होंगे कि सल्तनत काल का जो समय है वो 1206 से 1526 है। लेकिन अब जैसे ये जो यहां के शासक हैं जालोर के, तो ये तो 1181 से लेकर के 1311 में समाप्त हो गए। जो रणथंभौर के चौहान है 1301 में जो ये हो गए समाप्त, और 1194 से लेकर के 1301 में ये समाप्त हो गए। और मेवाड़ वाले थोड़े शासकों की संख्या बीच में ज्यादा होगी, क्योंकि ये 566 से शुरू होता है और 1947 तक चलेगा। बीच बीच में कुछ समय के अंतराल में कोई दूसरे भी आ गए, लेकिन फिर भी इन्होंने वापस जो है बैक थ्रू किया और फिर से शासक बन गए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी है,
वो मेवाड़ को 1303 में विजिट करेगा, लेकिन 1326 के अंदर हमीर नाम का एक योद्धा आएगा, हमीर देव सिसोदिया, राणा हमीर, वो फिर से यहां विजिट करेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे मेवाड़ राजवंश के बारे में। अब मेवाड़ राजवंश जो है वो सारा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन शुरुआत में कुछ बेसिक सी चीजें हैं वो आपको बतानी जरूरी है। 566 ईस्वी से लेकर के 1947 तक, और यहां जो है ये आप समझिए ये दिल्ली है। मेवाड़ राजवंश में कौन कौन सा क्षेत्र आता था ये आपको पता होना चाहिए। लगभग ये वाला क्षेत्र, यानी राजसमंद, जो वर्तमान राजसमंद, भीलवाड़ा, और ये हो गया उदयपुर, ये है चित्तौड़। तो मेवाड़ राजवंश जो है, यहां स्थापना जो मुख्य रूप से किसके द्वारा होती है, तो गुहिल नाम का जो व्यक्ति या गुहादित्य, ये दोनों एक ही व्यक्तियों का नाम है। 566 ईस्वी के अंदर ये यहां पर स्थापना करेगा मेवाड़ में अंदर, किसकी, गुहिल राजवंश की। और जो शुरुआत में इनकी राजधानी रहती है वो थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिएगा, नागदा। मैं इधर लिख देता हूं, नागदा जो कि उदयपुर में है, ये मेवाड़ के शासकों की प्रारंभिक राजधानी रहेगी। और चूंकि गुहादित्य का जो जन्म कहां हुआ था, किसी गुफा में हुआ था, इसलिए इसका नाम जो है वो गुहादित्य रखा गया। गुहा का मतलब ही होता है गुफा। अब इसके माता पिता का नाम आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ आपका एक परिचय करवा रहा हूं ताकि थोड़ा सा बेस में आपको ध्यान में रहे। हालांकि पिता का नाम जो था वो इसके था शिलादित्य, और माता का नाम था पुष्पावती। अब गुहादित्य या जो गोहिल है वो स्थापना कर देगा यहां पे। अब आपके एक चीज दिमाग में आ सकती है कि सर ये मेवाड़ नाम कैसे पड़ा, तो कहते हैं कि प्रारंभ में यहां पर कभी जो है, ये जो क्षेत्र है पूरा मेवाड़ वाला, कभी मेव, मेर या मेद नाम की जाति रहा करती होगी। उस जाति के रहने के कारण हम इस स्थान को कहने लगे थे मेदपाट। पाट का मतलब होता है स्थान, और यही मेदपाट भविष्य में समय के साथ अपभ्रंश होकर के क्या कहलाया जाने लगा, मेवाड़। यानी मेदपाट, 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 मेवाड़, 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 इस तरह मेदपाट अपने आप ही जो अपभ्रंश होते होते क्या कहलाया जाने लगा, मेवाड़। अपभ्रंश क्या होता है, समय के साथ में अपने आप ही चीज का चेंज हो जाना, मुख सुख भी आप कह सकते हो। अब जैसे यहां की अगर हम बात करें तो जो बाप्पा रावल है, उसके समय के एक उसने यहां पर सहस्त्र बाहु मंदिर का निर्माण करवाया था, नागदा। और वही सहस्त्र बाहु यानी विष्णु का मंदिर है, हजारों भुजाएं, वही समय के साथ अपभ्रंश होकर के क्या कहलाया जाने लगा, सास बहू का मंदिर। सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु, सास बहू, सास बहू, सास बहू। तो वो सहस्त्र बाहु बोलने में लोगों को जोर आता था। कोई पूछता अरे वो कौन सा मंदिर है, अरे सहस्त्र बाहु, सास बहू, सास, अरे सास बहू का है। तो जबकि वहां ना कोई सास है ना कोई बहू है, वो किसका मंदिर है, विष्णु का मंदिर, सहस्त्र बाहु, ये सही नाम है उसका। लेकिन लोगों ने समय के साथ साथ उसको सास बहू का मंदिर बोलना शुरू कर दिया। तो ये होता है अपभ्रंश, समय के साथ साथ के अंदर चीज के अंदर अपने आप ही परिवर्तन हो जाना। तो ये प्रारंभिक शासकों की अगर बात करें, एक इसके अलावा एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है, यहां पर 7वीं शताब्दी की बात है। ये जो दुर्ग है चित्तौड़ का, आज का जो चित्तौड़ दुर्ग आप देखते हैं, ये 7वीं शताब्दी में यहां कोई मौर्य वंश का शासक हुआ था, चित्रांगद मौर्य, चित्रांगद या चित्रांग मौर्य। इसका मेवाड़ वाले गुहिल शासकों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बताया शुरू में मेवाड़ की राजधानी नागदा थी। ये इतना बड़ा विशालकाय क्षेत्र कोई मेवाड़ का नहीं था शुरू में। शुरू में स्थापना हुई नागदा के आसपास, ये आगे रहने के लिए इधर से आए थे, ये गुजरात साइड से ही। अब लेकिन यहां जो ये किला है चित्तौड़ का, ये 7वीं शताब्दी के अंदर चित्रांगद या जो ये था, एक ही व्यक्ति का नाम है चित्रांगद या चित्रांग, इसने चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया था। लेकिन मेवाड़ के शासकों की अभी भी राजधानी इनकी नागदा ही है, ये इधर ही बसे हुए हैं। और अभी ये कोई इतने मजबूत नहीं हुए शुरुआती शासक कि ये चित्तौड़ के जो राजा हैं, ये चित्रांगद या इसके कोई वंशजों को पराजित करके हासिल कर सकें। इनका अपना है और इनका अपना छोटा सा है राज्य। अब यहां एक भविष्य में शासक आएगा बप्पा रावल, बड़ा जबरदस्त आदमी था।
काल भोज जो है वो इसका वास्तविक नाम था, बप्पा रावल का। ये 734 ईस्वी से 753 ईस्वी के बीच में रहता है, लगभग जो समय है। तो किसी के कोई जो ऋषि थे, हारित ऋषि, उनके आशीर्वाद से ये 734 ईस्वी के अंदर यहां चित्तौड़ का जो अब राजा होगा वो होगा मौर्य राजा मान, या मान मौर्य भी कह सकते हो। उस शासक को पराजित करके चित्तौड़ के किले पर अधिकार कर लेगा, लेकिन राजधानी इनकी नागदा ही रहेगी। चित्तौड़ का किला भी अब इनके अधिकार में आ जाएगा बप्पा रावल के समय से। और मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो कौन है? बप्पा रावल। वैसे अगर संस्थापक पूछे तो कौन है? गोहिल या गुहादित्य। और वैसे वास्तविक नाम साथ में पूछे, वास्तविक बताओ, तो फिर होगा बप्पा रावल। तो थोड़ा शुरुआती शासकों की एक दो बातें हैं, बाकी अल्लट भी इसके बाद में एक शासक आता है, अल्लट या अल्लू रावल या अलहट, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। और ये कुछ वर्षों में जो है यहां भविष्य में यह आएगा, तो ये यहां आकर के आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाएगा। आहड़ मैंने आपको सभ्यता स्थल में पढ़ाया है। आहड़ का ही दूसरा नाम है आघाट, आघाटपुर, धूलकोट, ये सब आहड़ के ही नाम हैं। तो ये आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाएगा। पहली राजधानी कौन सी थी? नागदा। फिर इसके बाद में देखिएगा यहां एक व्यक्ति और आएगा, शक्ति कुमार। वो कोई आपके अब इसमें कोई काम का नहीं है, आपके जो सेकंड ग्रेड में वाले में उसमें नहीं है कोई टॉपिक, ये तो शुरुआती नाम बता रहा हूं। फिर एक दो चार और आएंगे। आपका जो टॉपिक है वो है इसमें सिलेबस के अंदर, तो मेवाड़ में सल्तनत काल के अंदर सुल्तानों की बात, जो सल्तनत काल का समय है, तो उसमें जो हमें सबसे पहला शासक पढ़ना है वो पढ़ना है जेतर सिंह। तो हम जेतर सिंह के बारे में पढ़ते हैं। तो हम यहां लिख देते हैं जेतर सिंह, बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं, 1213 से 1253 तक। थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको कुछ किताबों में अलग भी मिल सकता है, क्योंकि 15वीं शताब्दी से पहले के जो शासक हैं उनके बारे में कोई इतना सारी सटीक जानकारी नहीं है। तो ये दिल्ली पे सल्तनत काल है, और जेतर सिंह का समय है 1213 से 1253 का। तो सल्तनत काल का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक यहां पर आएगा। अब देखिए, दरअसल जेतर सिंह से पहले क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया था कि जैसे शुरुआती शासक में बताया जो बप्पा रावल हैं, बप्पा रावल के बाद में कुछ समय बाद में कई और आए, फिर आया अल्लट आया था, फिर शक्ति कुमार आया था। उसी अंतराल में एक आता है सामंत सिंह। तो सामंत सिंह को कीर्तिपाल चौहान पराजित कर देता है, और सामंत सिंह का छोटा भाई होता है कुमार सिंह। वो कीर्तिपाल चौहान को वापस हरा करके वापस अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। तो अब जेतर सिंह जो है वो गद्दी पर कब बैठा है? 1213 में। और यहां हम बना देते हैं मुख्य रूप से इनके जो स्थान है नागदा। मेवाड़ की जो राजधानी है वो अभी भी क्या है? नागदा है, जो मुख्य रूप से इनकी राजधानी नागदा है। हालांकि ये जो चित्तौड़ का किला है, ये चित्तौड़ का किला भी इनके अधिकार में है, लेकिन अभी तक मेवाड़ के शासकों ने अपनी राजधानी चित्तौड़ को नहीं बनाया है। अब एक चीज देखिएगा, सल्तनत काल का समय जो है वो 1206 से लेकर के कब तक है? 1526 तक। सबसे पहला राजवंश जो है वो दिल्ली में कौन सा था? गुलाम वंश था, जो पहला जो ये थे सुल्तान। अब अजमेर के चौहानों के बारे में मैंने आपको बताया है। ये जैसे अजमेर है, 1194 ईस्वी के 1192 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है। और देखिए मित्रों, अगर आपने वीडियो पृथ्वीराज चौहान के बहुत अच्छे से देखे हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि पृथ्वीराज कितना शक्तिशाली एक योद्धा था, कितना शक्तिशाली शासक था। पृथ्वीराज के बराबर जिस समय पृथ्वीराज चौहान की बात करें हम, पृथ्वीराज चौहान 1177 से लेकर के कब तक रहा था? 1192 तक। इस अंतराल में पृथ्वीराज से लोहा लेने वाला इस पूरे राजपुताना में एक भी शासक नहीं था जो इसकी पृथ्वीराज चौहान की बराबरी कर सके। तो 1192 ईस्वी के अंदर जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, तो चूंकि अब मृत्यु होने के बाद में भी इस राजपुताना वाला जो एरिया है, पूरा क्षेत्र, पूरा राजस्थान समझ लीजिए, कोई ऐसा राजपूत शासक अब नहीं है जो उस खाली स्थान को भर पा रहा हो।
तो 1192 से लेकर के और 1213 के बीच में पूरे राजपुताना में कोई भी ऐसा मजबूत शासक नहीं आया जो उस खाली स्थान को भर सके, जिस खाली स्थान को कभी पृथ्वीराज चौहान ने भरा था। वीरता में तो कोई कमी थी नहीं। मैंने आप वीडियो आप बहुत अच्छे से देखिएगा उनको। भाई पृथ्वीराज चौहान की वीरता में तो कमी है ही नहीं, महत्वाकांक्षी शासक है, वीर है, योद्धा है, लेकिन 1192 के अंदर सब खत्म हो जाता है। और उसके बाद में जो मोहम्मद गोरी है उसकी मृत्यु 1206 में होगी। तो चूंकि मृत्यु 1206 में हुई तो उसके बाद जो उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ये पूरी तरह से अब स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र शासक के रूप में हमारे सामने आता है। तो पहला गुलाम वंश है और 1206 में ये कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाएगा। तो 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद में एक खाली स्थान आता है, उस खाली स्थान को 1213 के अंदर मेवाड़ का जो शासक है जैतर सिंह, ये उसको भरेगा। और चूंकि मध्यकालीन जो अब समय जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, एक तरह से मध्यकाल का समय चल रहा है। आप इंडियन हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो चूंकि इतना महत्वपूर्ण शासक है कि जो इतिहासकार हैं दशरथ शर्मा, उन्होंने उनकी पुस्तक है राजस्थान थ्रो द एजेस, ये सब लिखा हुआ है राजस्थान थ्रो द एजेस। ये कई बार पुस्तक पूछता भी है परीक्षाओं में कि ये पुस्तक किसकी है, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा की। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रो द एजेस में जैतर सिंह का जो समय है इसे मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा है। क्या बोला है? स्वर्ण युग। किसका समय का? मध्यकालीन मेवाड़ का। आप जानते हैं 566 में स्थापना हुई और 1947 तक चला, तो एक प्रकार से मेवाड़ रियासत का तो मध्यकाल का सही समय हो गया। तो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग किस शासक का समय कहलाता है? जैतर सिंह का समय कहलाता है। तो और साथ ही इनको क्या कहा गया है और क्या बोला है साथ में कि ये नव शक्ति का संचारक है, कि फिर से एक बार कोई ऐसा शासक मिला है मजबूत, तो इसलिए इनको नव शक्ति का संचारक कहा गया है। किसको? जैतर सिंह को। तो आप समझ सकते हैं कि जैतर सिंह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो अब सीधी सी बात है कि अब आप खुद सोचिए कि क्या दिल्ली वालों से कोई विवाद होगा? सुल्तानों से निश्चित रूप से विवाद होगा और विवाद के कई कारण होंगे। सबसे पहली बात तो है कि जैतर सिंह एक कैसा शासक है? महत्वाकांक्षी शासक है, और यह भी अपने साम्राज्य को फैलाने में यकीन रखेगा कि मेरा भी साम्राज्य फैले। और इधर जो दिल्ली के जो ये होंगे सुल्तान, ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये सब कुछ हमारे अंडर में थे, हमारे कंट्रोल में थे, और अब कोई शासक जो यहां के राजपूत योद्धा हैं, चाहे कोई सा भी शासक हो, वो एक स्वतंत्र शासकों की तरह हमारे सामने व्यवहार कैसे कर रहा है। तो निश्चित रूप से आपस में संघर्ष होगा। तो अब देखिए 1213 में ये गद्दी पर बैठता है जैतर सिंह। दिल्ली में 1213 में सुल्तान कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इसकी मृत्यु हो जाएगी 1210 में। 1210 में जब कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई तो इसके बाद में यहां गद्दी पर बैठेगा इल्तुतमिश। और ये इल्तुतमिश कौन है? रजिया सुल्ताना का पापा। रजिया सुल्ताना कौन? पहली महिला मुस्लिम, जो पहली महिला सुल्तान कौन थी? रजिया सुल्ताना या रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश जो है वो गद्दी पर रहेगा 1210 से लेकर के और लगभग 1236 तक। 36 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाएगी। और चूंकि इल्तुतमिश ये समझता था, ये जानता था इल्तुतमिश कि इसके बाद में जो इसके दूसरे बेटे हैं कोई से भी योग्य नहीं है, सब कैसे हैं? नालायक हैं। एक ही लायक है और वो कौन है? रजिया, जो कि इसकी पुत्री है, बेटी। और उस वक्त बेटी को तो कोई सुल्तान बनाने का प्रावधान था ही नहीं। फिर भी इल्तुतमिश अपने जीवित रहते अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके चला गया था। जब ये इंडियन हिस्ट्री कभी मैं पढ़ाऊंगा, जब कोर्स वगैरह लाऊंगा, चूंकि अभी तो समय नहीं है इतना, चूंकि हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब मजा आ जाता है पढ़ाने में, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री हो, विश्व इतिहास हो, पूरे पन्ने खोल के रख देते हैं कि भाई ये चीजें ऐसे क्यों घटी है। बहुत मजा आता है हिस्ट्री पढ़ाने में। हिस्ट्री, साइकोलॉजी, ये कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो मेरी आत्मा से निकलते हैं।
मतलब इनको पढ़ाने में मजा आता है, यूं लगता है कि बस पूरा इनको एक एक पत्ते खोल खोल के बताएं कि देखो क्या क्या कारण रहे होंगे। फैक्ट पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, फैक्ट तो हर जगह लिखे हुए हैं, गाइड हो किताबों में, लेकिन वो चीजें क्यों होती है, क्यों हुई, तो उसके लिए फिर ऑथेंटिक किताबें पढ़नी पड़ती है, आईएएस लेवल की तैयारी करनी पड़ती है, और जीवन में आईएएस लेवल के जो शिक्षक हैं उनसे पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के आपके जीवन में फंडे क्लियर होते हैं कि आखिर ये चीजें क्या है। तो अब चूंकि मैंने आपको बताया इल्तुतमिश जो है वो जीवित रहते ही अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके गया था, क्योंकि वो केवल इसको एक रजिया ही योग्य लगी कि यही जो है मेरे बात संभाल सकती है दिल्ली को। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि उस वक्त दूसरे जो अमीर वगैरह होते थे, बेटे थे इसके, वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि ये कैसे इसको उत्तराधिकारी बना गया। इल्तुतमिश की जो ही मृत्यु हुई, किसी ने भी रजिया को बढ़ने नहीं दिया, लेकिन रजिया जनता के सहयोग से गद्दी पर बैठ जाती है। आप समझ सकते हैं कि इल्तुतमिश का निर्णय सही था, वो योग्य थी इसकी बेटी, कि इसके बेटों ने और अमीरों ने इसको बढ़ने नहीं दिया, तो जनता के सहयोग से, तो इसने कैसे जनता को मनाया होगा इस चीज के लिए कि जनता जो है वो रजिया के साथ हो गई और रजिया जो है वो गद्दी पर बैठ जाती है। लेकिन ये सब लोग हाथ धो के पीछे पड़ गए कि एक महिला जो है वो गद्दी पर कैसे बैठ गई, हमें इसके सामने सर झुकाना पड़ेगा। और एक बहुत ही योग्य शासिका होते हुए भी रजिया को इस मध्यकालीन युग में महिला होने की कीमत चुकानी पड़ी। इतने विवाद रहे, इतने हाथ धो के लोग पीछे पड़ गए, कभी इधर कभी उधर, कभी कोई विद्रोह कर रहा है, महल के अंदर ही विद्रोह हो गए। रजिया ने 4 वर्षों तक बहुत मेहनत के साथ और बहुत समझदारी से सामना किया, लेकिन बाद में जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। वो इधर जो ये हरियाणा में एक जगह है, कि हरियाणा जगह है कैथल, तो उस साइड में कभी रुकती है और वो डाकुओं का हमला होता है और उसमें मारी जाती है। तो 1240 के अंदर रजिया की भी मृत्यु हो जाएगी। तो बाद में इल्तुतमिश के जो दूसरे वगैरह बैठेंगे, बेटे वगैरह, कोई बैठेगा गद्दी पे, लेकिन वो लायक नहीं होंगे, लेकिन गद्दी पर तो बैठ जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक सी चीज है। तो 1210 के अंदर जो है वो इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा है, और 1210 में और 1213 में यहां कौन शासक बैठ जाएगा मेवाड़ में? जेतर सिंह। तो चूंकि हमें पढ़ना सुल्तानों के संदर्भ में है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जेतर सिंह के बारे में जो है कुछ बेसिक सी चीजें मैं और बता दूं आपको पहले। अब देखिएगा, जेतर सिंह है, यह भी महत्वाकांक्षी है। मैं शुरू में आसपास की चीजें आपको थोड़ी और बता रहा हूं, ध्यान में रखो तो रख लेना। यहां पाली में एक स्थान पड़ता है नाडोल। तो सबसे पहले जो जेतर सिंह है वो अपने आसपास के राज्यों को विजिट करेगा, जो इसके पड़ोसी हैं यहां आसपास के। तो नाडोल का उस समय चौहान वंशी एक शासक होता है उदय सिंह, और उस उदय सिंह को यह जेतर सिंह पराजित करेगा। तब उदय सिंह अपनी पोत्री का विवाह है, पोत्री माना पोती, इसकी पोती थी, क्या नाम था उसका, कोई नहीं रखो तो मत रखना, कोई जरूरी नहीं है, मैं तो आप कुछ चीजें समझा रहा हूं शुरू की। सल्तनत काल वाला मेन पॉइंट है, लेकिन ये चूंकि शुरुआती विजय जो है तो थोड़ा ये भी ध्यान में रख लीजिए इसको। ये अपनी पोत्री जो है रूपा देवी, उसका विवाह करता है जेतर सिंह के बेटे तेज सिंह के साथ। और तेज सिंह आपके सिलेबस में हमें पढ़ना है, जेतर सिंह के बाद में हम तेज सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो यहां जो अब आपसी विवाद जो है वो इनका समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब इनमें कैसे रिश्ते हो गए? वैवाहिक रिश्ते स्थापित हो गए। तो क्या बन गया अभी आपस में? समधी। तो थोड़ा ये था कि आसपास के, जैसे पहले नाडोल को इसने विजिट कर लिया, इधर गुर्जर प्रतिहार शासक जो होते हैं, तो इधर ये गुजरात साइड की तरफ, चूंकि मैंने आपको बताया था गुर्जर प्रतिहारों की कई शाखाएं थी, जैसे मंडोर से यहां जोधपुर से शुरुआत होती है, फिर आगे से आगे कभी मेड़तार, कभी ये पाली की तरफ, ये इधर ये जालोर की तरफ आ गए, और जैसे भीनमाल, फिर ये उज्जैन की तरफ, फिर कन्नौज। तो वो तो एक शाखा थी वो जो इधर से उधर जा रही थी। कितनी इसकी इनकी अलग अलग शाखाएं गुर्जर प्रतिहारों के राजस्थान से बाहर भी थी, इधर गुर्जर प्रतिहार साइड, ये जो इधर है गुजरात, इस साइड भी थी। तो कई शाखाएं हैं, तो इधर ये गुर्जर प्रतिहार शासक हैं, उनको भी जो उनके साथ भी युद्ध होगा और उनको भी पराजित करेगा। अब उस वक्त गुर्जर प्रतिहार शासकों के जैसे ये आहड़ मैंने आपको बताया था, या इसको आघाट कह लीजिए, आघाटपुर।
तो ये इधर ही ये गुजरात वाले शासकों के कंट्रोल में आ गया था उस समय, जब जैत्र सिंह बनता है शासक। जैत्र सिंह ने इनको परास्त करके वापस अपना आगाड़ जो है वो प्राप्त करता है। तो आप समझ सकते हैं कि वीर है, महत्वाकांक्षी शासक भी है। तो अब आगे हम देखते हैं दिल्ली के साथ। दिल्ली में उस समय सुल्तान कौन है? अभी इल्तुतमिश है, और यहां हम बात कर रहे हैं जैत्र सिंह की। तो अब चूंकि देखिएगा जैत्र सिंह जो है ये भी एक महत्वाकांक्षी शासक है, और इल्तुतमिश जो है ये भी एक महत्वाकांक्षी शासक है, साम्राज्यवादी शासक है जो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है। और इल्तुतमिश भी अपने प्रसार करना चाहता है, और जैत्र सिंह का जो है वो ताकत से इल्तुतमिश भी परेशान है कि जिस तरह से जैत्र सिंह की शक्तियां बढ़ रही है, इसके आगे से आगे इसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तो अब इल्तुतमिश जो है वो ये करेगा कि मैं यहां आक्रमण करता हूं। अब देखिए 1227 में होता है भूताला का युद्ध। हालांकि सही जो है एग्जैक्ट ये सन नहीं है, कभी आरपीएससी ने पूछा था तब सन वगैरह नाम आ गया था 1227। बाकी इस युद्ध की जो सही एक मानी जाती है वो 1222 से लेकर के 1229 के मध्य है। इतिहासकार कहते हैं कि 1222 से 1229 के मध्य कभी यह युद्ध हुआ होगा। तो कोई फिक्स ऐसा सन नहीं है, सटीक तो यह माना जाता है 22 से 29 के बीच। अब कभी कोई आरपीएससी वालों ने पूछ लिया 27 कभी दे दिया उसमें, और वो सही मान लिया, सिर्फ एक अलग अलग पूछ रहे होंगे सन। तो इस तरह से थोड़ा इसको ध्यान में रखना ना, 27 भी ध्यान में रखना है, और मैन 22 से 29 के बीच। अब ये भूताला है कहां पे? नागदा कहां पर है? उदयपुर में है। नागदा से 12 मील की दूरी पर ही स्थान पड़ता है भूताला, यानी कहां पर है? उदयपुर के अंदर ही स्थान है ये। तो इस स्थान पर 1227 के अंदर युद्ध होगा इल्तुतमिश की सेना और जैत्र सिंह की सेना के मध्य। लेकिन जैसा कि इल्तुतमिश सोच करके आया था कि मैं इसको परास्त कर दूंगा, ऐसा नहीं हो पाया। उसने जैत्र सिंह को जो है वो मजबूत शासक नहीं समझा। वो नहीं मान, उसने सोचा कि ठीक है शक्तियां बढ़ रही है पर हमारी जीता थोड़ी होता होगा। लेकिन जैत्र सिंह एक बहुत मजबूत शासक था। कुछ इतिहासकार यह कहते हैं कि जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेनाओं को पराजित कर दिया था, और कुछ ये कहते हैं कि वो पराजित तो नहीं कर पाया जैत्र सिंह, लेकिन इल्तुतमिश की सेना को उसने रोक दिया, यानी इसके आक्रमण को सफल नहीं होने दिया। ये तो 100% सच है, यानी इल्तुतमिश जीत नहीं सका, ये 100% श्योर है। तो जब इल्तुतमिश जीत नहीं पाया तो अब गुस्सा आएगा इसको कि यार मैं दिल्ली का इतना बड़ा सुल्तान हूं और ये जैत्र सिंह इतना क्या मजबूत शासक हो गया कि मैं इसको हरा नहीं पा रहा, तो चलो जाता हुआ कुछ तो इसका नुकसान करके जाऊं। तो मारवाड़ी में एक कहावत है, खायो नहीं तो ढुलायो ही सही। भाई कि अगर मैं खा नहीं पा रहा कोई चीज को जो मुझे नहीं मिल पा रही, मेरे हिस्से में नहीं आ रही, तो मैं किसी को खाने भी क्यों दूं, तो उसकी जो थाली है उसको भी ढोल दूं, गिरा दूं। कि खायो नहीं तो ढुलायो सही, कि अगर मुझे कुछ मिल नहीं रहा है तो कम से कम अगले का कुछ तो नुकसान करूं। तो इल्तुतमिश ने जो इनकी बड़ी ही सुंदर और खूबसूरत राजधानी थी नागदा, उस समय मेवाड़ की राजधानी अभी तक क्या है? नागदा है। तो इल्तुतमिश ने नागदा को तहस नहस करवा दिया, यानी नागदा के अंदर उसने आग लगवा दी और भयंकर मारकाट मचवा दी। जनता थी, जनता पर इसने आक्रमण करवा दिया। अब बेचारी आम जनता, उसमें महिलाएं भी है, उसमें छोटे बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, आम युवा भी हैं, उन सबको तलवार से इसने कटवा दिया। और ये करके ये तो यहां से चला गया। जब जीत नहीं पाया तो इसने अपनी एक सेना की टुकड़ी को इस काम में लगाया। अब ये वापस तो चला गया इल्तुतमिश, और जीत नहीं पाया जैत्र सिंह को। और जैत्र सिंह आप पीछे से देखेंगे यार ये नागदा को तो कर गया तहस नहस, तो अब इसको क्या राजधानी बनाए? इसमें आग लगवा दी थी इसने नागदा में, इसने इल्तुतमिश ने। तो अब जैत्र सिंह क्या करेगा? वापस इसको तैयार करे, या उस समय एक दूसरा किला भी इनके अधिकार में है बप्पा रावल के समय से। हालांकि बीच में थोड़ा ऊपर नीचे होगा एक समय के बाद, लेकिन अभी फिलहाल ये जैत्र सिंह के अधिकार में ही था चित्तौड़ का किला।
तो इस भूताला के युद्ध के बाद यानी 1227 ईस्वी के पश्चात जेतर सिंह अपनी नई राजधानी किसको बनाएगा? चित्तौड़ को। और तभी आप देखेंगे कि जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा 1303 के अंदर विजित करेगा चित्तौड़ को, उस समय मेवाड़ की राजधानी क्या होगी? चित्तौड़ ही होगी। तो इल्तुतमिश जीत नहीं पाया। इस युद्ध का वर्णन हमें क्या कहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। जय सिंह सूरी एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन। हमीर से मतलब क्या है? हमीर से मतलब कोई हिंदू शासक हमीर मत समझ लेना। ये जो इल्तुतमिश है इसका पूरा नाम था अमीर इल्तुतमिश। तो इस अमीर इल्तुतमिश, इस अमीर वर्ड को ही ये जयसिंह सूरी लिखता है हमीर। और मद का मतलब होता है गुरूर, या आप जिसको घमंड कह सकते हो। और मर्दन का मतलब होता है नष्ट करना। यानी हमीर मद मर्दन, यानी इस इल्तुतमिश के मद यानी इसके घमंड को, इसके अहंकार को मर्दन किया, चूर चूर किया। तो ये इस ग्रंथ का नाम है हमीर मद मर्दन। और इसमें जो है वो जेतर सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है कि उसने किस तरह से इसके आक्रमण को रोक दिया। लेकिन इल्तुतमिश ने जो है इस तरह के छल का सहारा लेते हुए इसकी जनता को जो है इतना मार डाला और नागदा में आग लगवा दी। तो सब कुछ इनसे नष्ट कर दिया। तो ये कुछ चीजें हैं। यह पहला जो युद्ध हुआ है यह आप ध्यान में रखना। इल्तुतमिश से जो इसका सामना होता है। अब इसके बाद में अब आगे के सुल्तान की बात करते हैं। देखिए इसका दो सुल्तानों से जो है वो संघर्ष आपको ध्यान में रखना है। एक तो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश भी सफल नहीं हो पाया। इल्तुतमिश के बाद में यहां मैंने आपको बताया था कि इल्तुतमिश के बाद में इसकी बेटी बनी थी रजिया, लेकिन जो अमीरा वगैरह थे उन्होंने भी जो है उसको नहीं रहने दिया और उसकी 1240 में मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ और बनेंगे कई, कोई 1 साल, कोई 2 साल। लास्ट में 1246 में यहां जो है वो बनेगा नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, क्योंकि ये भी कोई योग्य शासक जैसा नहीं है, कोई इसमें वो बहुत तेज तरार व्यक्ति नहीं है, सीधा सिंपल सा आदमी है। इस नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक रहेगा। यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। इस नासिरुद्दीन महमूद को एक बहुत योग्य प्रधानमंत्री मिला था जिसका नाम था बलबन। बड़ा जोरदार आदमी आता है ये। मध्यकालीन जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब वहां बलबन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि महमूद के बाद में 1266 के बाद में ये बलबन ही गद्दी पर बैठेगा। तो या फिर यूं कहें कि बलबन ने ही इस नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बिठाया था ताकि बलबन के अनुसार ही यह कार्य कर सके। तो एक तरह से आप यह समझ लीजिए कि सारी सत्ता किसके हाथ में है? लगभग बलबन के ही हाथ में है। तो अब यहां जेतर सिंह के साथ इसका क्या संघर्ष है? ये यहां अब राजधानी जो है इनकी ये हो चुकी है चित्तौड़। तो जेतर सिंह के साथ किस चीज का संघर्ष है? दरअसल नासिरुद्दीन महमूद का एक कोई भाई था रिश्ते में, जलालुद्दीन। और वो जलालुद्दीन जो है उसने नासिरुद्दीन महमूद के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और जब महमूद ने पलटवार किया तो जलालुद्दीन अपनी जान बचा करके भागा। और भागते भागते यह सूचना मिली कि वो चित्तौड़ के आसपास कहीं छिपा हुआ है। तो चित्तौड़ के आसपास छिपा हुआ है तो सीधा सा मतलब यह था कि कहीं ना कहीं जेतर सिंह ने ही उसको संरक्षण दिया होगा। तब यह नासिरुद्दीन महमूद जो है ये यहां ये आक्रमण करेगा। और ये जो बलबन है तो ये कोशिश करते हैं आक्रमण करने की। और कहते हैं कि नासिरुद्दीन जो है वो कई महीने तक यहां घेरा डाल के बैठा रहा, लगभग 8 माह तक का घेरा डाल के बैठा रहा, ऐसा कहते हैं इतिहासकार। कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लास्ट में वापस यहां से चला गया। तो कई जो यहां के बड़े इतिहासकार हुए हैं जो मुख्य रूप से जो राजस्थान का इतिहास लिखते हैं, जैसे डॉक्टर गौरीशंकर ओझा हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा, तो वो लिखते हैं कि जेतर सिंह ने जैसे पहले वाले सुल्तान को भगाया था इल्तुतमिश, उसी तरह से पहले वाले सुल्तान की तरह ही इस नासिरुद्दीन महमूद की सेना को भी पीछे धकेल दिया। तो ये दो शासकों का, दो सुल्तानों का नाम ध्यान में रखना है आपको जेतर सिंह के समय। एक तो ध्यान में रखना है इल्तुतमिश,
और दूसरा जो है वो ध्यान में रखना है नासिरुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश वाले के समय मैंने आपको बता दिया, भूताला का युद्ध होता है 1227 के आसपास का समय जो है, और उसमें इल्तुतमिश और नासिरुद्दीन महमूद जो ये इल्तुतमिश उस टाइम सफल नहीं हो पाता, और बाद में भविष्य में नासिरुद्दीन महमूद भी जब आक्रमण करेगा तो कोई ऐसा फिक्स सन वगैरह अब नहीं है यहाँ पे कि कोई किस टाइम किया होगा, अब जब तक इसका कार्यकाल रहा होगा उसी समय के बीच में किया होगा, क्योंकि 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद गद्दी पे बैठता है और जेतर सिंह की मृत्यु होती है वो 1253 में होती है। तो इसी 8 साल के बीच में कभी यह आक्रमण हुआ होगा और घेरा डाल के बैठा रहा, इसका मतलब घेरा डाल के बैठा रहा, वापस आ गया बाद में बेचारा का, यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा यहां पे। और इस युद्ध का कोई आप दूसरे का कोई ऐसा वैसा नाम नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि नासिरुद्दीन महमूद ने भी प्रयास किया, सफल नहीं हुआ, इल्तुतमिश ने जो प्रयास किया वो भी सफल नहीं हुआ। तो ये आपका जेतर सिंह वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, और मैं मेरी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि फीस जो मैंने आपकी सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर की रखी है ये बहुत ही कम से कम 10,000 रुपए इसकी फीस होनी चाहिए, जो चीज आपको मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं। आप कहीं भी कोचिंग करके देख लेना, आपने की भी होगी, और मेरे पास में वैसे कोचिंग कर, मेरे पास में ये ऑनलाइन कोर्स वगैरह जो भी मेरे पास वही स्टूडेंट आते हैं ज्यादातर, जो हर तरह से निराश हो चुके हैं इस दुनिया से। ज्यादातर की उम्र लगभग 25-26 से ऊपर ही होती है, जो देख चुके हैं कि क्या कोचिंगें होती है, क्या पढ़ाते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कैसे क्या समझाते होंगे। तो वो दुनिया से थके हारे जो हैं वो लास्ट में वो आते हैं। और तो मुझे कभी कभी लगता है कि जितनी चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, शायद अगर 10,000 रुपए भी अगर इस एक पेपर की फीस रखें तो वो भी कम है जितनी चीजें मैं आपको दे रहा हूं। क्योंकि अगर आप खुद भी इस कंसेप्ट को अगर आप क्लियर करना चाहो तो भी आपको कम से कम 3-4 साल तो लगेंगे, अगर आप रात दिन मेहनत करो कि मैं ये सारी चीजें समझ लूं खुद, तो कम से कम 3-4 साल तो आपको लगेंगे कम से कम, वो भी जब आप पूरे डिवोट होके केवल इन चीजों को पढ़ो। अब जैसे मैं इतिहास की बात करूं तो जितनी ऑथेंटिक किताबें आ सकती है, कम से कम 10-15 ऑथेंटिक किताबें हैं। मार्केट में जितनी गाइड आती है वो सभी मेरे पास है और सब ऑथेंटिक किताबें हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर अलग अलग जो राज्यों के इतिहास हैं, रियासतों के, जैसे जो गौरीशंकर ओझा है उन्होंने पर्टिकुलर मेवाड़ के इतिहास के कई वॉल्यूम निकाले हैं, इतने मोटी मोटी भारी भारी किताबें हैं वो अलग से पढ़ा है। आमेर के इतिहास के अलग से ग्रंथ हैं, जैसलमेर के इतिहास के अलग से ग्रंथ है। तो वो मेरी रुचि है, वो कोई आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई इतना ऐसा नहीं है कि उनमें से पूछेगा, लेकिन मेरी रुचि है कि ज्यादा से ज्यादा उनको पढ़ते रहना। तो मैं 24 घंटे खुद पढ़ सकता हूं और 24 घंटे पढ़ा सकता हूं, इतनी रुचि है मेरी पढ़ने में और पढ़ाने में। मेरी हॉबी है हॉबी है पढ़ाना और हॉबी है पढ़ना। और जिस चीज में आपकी हॉबी होती है, रुचि होती है, उसमें कभी भी आपको थकान नहीं होती और व्यक्ति वो काम पूरे दिल से करता है। तो इसलिए आप भी जब पढ़ते हैं तो पूरे दिल से उस चीज को पढ़ें। आपको इतने न्यूनतम शुल्क के अंदर ये चीज मैं आपको यहां उपलब्ध करवा रहा हूं, तो इस चीज का महत्व समझें और अपना जो कैरियर है उसको बनाएं। अब नोट्स में है एक दो चार चीजें, नोट्स रिवाइज कर लेते हैं। तो अब नोट से एक बार हम देख लेते हैं। देखिए कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, वो वीडियो देखने के बजाय सीधा नोट्स ही लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे नोट्स अपलोड कर देंगे साथ में, तो वो पहले नोट्स ही उतारते हैं। ये चीज गलत है, क्योंकि वो मैसेज में फिर मुझसे पूछते हैं सर ये वाला कैसे होगा, कैसे, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने वीडियो देखा ही नहीं है। अब जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको, ये नोट्स अभी पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीज कैसे क्या है, और अगर आप वीडियो नहीं देख के सीधा नोट्स ही लिख रहे हो और सीधा वहीं पूछ रहे हो तो वो चीज कैसे समझ में आएगी। तो सबसे पहले आप वीडियो सुने, उसके बाद फिर आप इन नोट्स को लिखें, और नोट्स लिखने के बाद में वापस वीडियो को देखें, तब आपको उस वीडियो के अंदर एक्स्ट्रा जो चीजें मैंने समझाई है वो पता चलेगी, और आप इन नोट्स को खुला खुला लिखेंगे तो इनके साथ में उन पॉइंट को ऐड करें जो मैंने वीडियो में बोले हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट। तो जेतर सिंह 1213 से 53, दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक राजस्थान थ्रो द एजेस में जेतर सिंह के समय को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। साथ ही नवशक्ति का संचारक कहा है। 1242-43 में जेतर सिंह की गुजरात के शासक त्रिभुवनपाल के साथ युद्ध वगैरह होता है, जिसमें वीर धवल के मंत्रियों
वास्तुपाल और तेजपाल ने संधि करवाने की कोशिश की, लेकिन जयद्रथ सिंह ने इनकार कर दिया। ये वीर धवल भी जो है, ये दरअसल कौन सा शासक था? बघेल शासक, और ये भी गुजरात साइड में इधर ही था। तो इसने प्रयास किया था कि चूंकि आप गुजरात, तो आज के टाइम में इतना बड़ा गुजरात है, तो कितनी रियासतें, छोटी छोटी कितनी रियासतें थी। तो त्रिभुवन पाल के साथ युद्ध करता है, तो वीर धवल ने मैत्री करवाने का प्रयास किया था इसके मंत्रियों वास्तुपाल और तेजपाल ने, लेकिन जयद्रथ सिंह ने इनकार कर दिया। इस लाइन का आप क्या मतलब समझे कि जयद्रथ सिंह इतना मजबूत शासक हो चुका था कि उससे संधि करने की जरूरत नहीं, उसने मना कर दिया, कोई संधि वंधि नहीं करूंगा मैं तो थोड़ा सा एक पॉइंट है, आप ध्यान में रख लेना। इसके बाद में 1222 से 29 के मध्य तो भूताला का युद्ध होता है, और मैंने सन के रूप में लिखा है, कभी 1227 लिखा जाए, मान लो ऐसे आ गया 1222, फिर 1225, फिर 1227, और कभी आ गया 1229। अब एक ही ऑप्शन, मान लो एक क्वेश्चन में चारों ऐसे ऑप्शन आ गए, तो फिर आपको 1227 वहां सही करना होगा। भूताला कहां है? उदयपुर में। जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश के बीच, इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान, जयद्रथ सिंह विजित होता है। देखिए ज्यादातर इतिहासकार ये कहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं भी हुआ, लेकिन इल्तुतमिश के आक्रमण को असफल कर दिया था जयद्रथ सिंह ने, यह निश्चित है। तो मान लीजिए जीत भी गया, लेकिन नागदा क्या हो गया? नष्ट हो गया। अतः नई राजधानी किसको बनाया? चित्तौड़ को। इस युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी के हमीर मद मर्दन ग्रंथ से प्राप्त होती है। अब ये हमीर का मतलब मैंने आपको समझा दिया क्या है, मद का बता दिया और मर्दन का बता दिया कि हमीर से मतलब यहां किसके लिए ये टर्म यूज किया है? इल्तुतमिश के लिए, अमीर इल्तुतमिश। फरिश्ता के अनुसार 1248 में दिल्ली सुल्तान नासिरुद्दीन जो मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन परास्त हुआ। तो भी आप ध्यान में रख लेना। हालांकि 1248 का बताता है, ये फरिश्ता बता रहा है, ये भी मध्यकालीन जो है इस समय का एक इतिहासकार है, बहुत महत्वपूर्ण शासक है। लेकिन जो राजस्थान के इतिहासकार है वो यही कहते हैं कि नासिरुद्दीन महमूद जो है वो 1246 में गद्दी पर बैठता है, तो 46 से लेकर के 53 के बीच में नासिरुद्दीन महमूद ने कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। फरिश्ता ये 1248 बता रहे, तो आप ध्यान में रख लेना थोड़ा। गौरी शंकर ओझा ने जयद्रथ सिंह को रण रसिक कहा है। इसकी उपलब्धियों को देखते हुए, इसकी वीरता को देखते हुए, इसकी महत्वाकांक्षा को देखते हुए और इसकी साम्राज्यवादिता को देखते हुए। और इतिहासकार जो ओझा है ये तो यहां तक लिखते हैं कि जो दिल्ली के ये गुलाम सुल्तानों वाला काल था, यानी 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश जो रहता है, तो इस 1290 तक का जो काल था, उस अंतराल में मेवाड़ के जो शासक हुए हैं, जैसे अभी तो जयद्रथ सिंह हो गया, फिर जयद्रथ सिंह का बेटा है तेज सिंह, उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो गुलाम वंश का जो समय है, उसमें इन शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है वो कौन सा है? जयद्रथ सिंह सबसे वीर शासक हुआ है। और यहां तक कहा जाता है कि जो विरोधी होते थे जयद्रथ सिंह के, वो भी जयद्रथ सिंह की प्रशंसा करते थे, तारीफ करते थे। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, और आशा है आपके चीजें, कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। इसी प्रकार से जो है हम धीरे धीरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। एक देखिएगा, कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह, जैसे मुझे मान ले कभी कोई क्लास ऑफ करनी है या कोई भी आपको संदेश देना है, तो आप अपने कोर्स को जब क्लिक करते हैं आपके कोर्स पर, तो ऊपर लिखा आता है, एक तो आता है ये लिखा हुआ कंटेंट, और कंटेंट के पास ही लिखा आता है अनाउंसमेंट। तो उस अनाउंसमेंट को भी आप जरूर चेक कीजिए। हालांकि आपके पास मैसेज जाता है, तो अनाउंसमेंट के अंदर आप मैसेज को क्लिक करके देखिएगा। जब अनाउंसमेंट पे मैसेज लिखा दिखता है, तो उस पर क्लिक कीजिए उस मैसेज पर, तब वो आपको पूरा मैसेज पढ़ा जाएगा। जैसे 5 लाइन का मैसेज है, तो अनाउंसमेंट में तो आपको ऊपर ऊपर से तो 2 लाइन दिखाएगा, क्लिक करोगे तो पूरा अनाउंसमेंट का मैसेज आएगा। उसको पढ़ो कि उसमें कोई, मैंने आपको क्या लिखा है कि भाई 2 दिन क्लास ऑफ रहेगी, या 3 दिन है, या कोई और कोई सूचना है। और प्लस जो ऑटोमेटिक एक ग्रुप बनता है शुरू में, जो भी विद्यार्थी ये कोर्स लेगा वो ऑटोमेटिक जो है उस ग्रुप का हिस्सा होगा। लेकिन ग्रुप में जो है उसको मैंने एडमिन कर रखा है, उसमें मैसेज सिर्फ मेरी तरफ से मैं ही भेज सकता हूं, तो वहां भी मैं मैसेज छोड़ता हूं। तो थोड़ा खुद भी देखने का प्रयास कीजिए। कभी कोई क्लास नहीं आती है तो आप वहां अनाउंसमेंट के नोटिफिकेशन आपके पास जाते हैं। अब होता क्या है, आप दुनिया भर की ऐप डाउनलोड करते हो, दुनिया भर के नोटिफिकेशन, दुनिया भर की ऐप डाउनलोड कर लेते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपके काम की नहीं है। सारे दिन आपके पास नोटिफिकेशन आते हैं, तो अब कोई काम का एक नोटिफिकेशन आएगा, मैंने कोई भेजा कोई काम का है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा काम का नोटिफिकेशन आया है।
आप इतना प्रयास करते नहीं कि आप अनाउंसमेंट में जाकर के चेक कर सको। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। ऐप को थोड़ा सा आप देखिए अच्छे से कि कौन सी चीज कहाँ कैसे उपलब्ध है, कहाँ क्या किस चीज के लिए है, मैं आपको बता चुका हूं। फिर भी थोड़ा सा भी प्रयास करें तो आपको सूचना मिलती रहेगी। क्योंकि जो अलग से जो बना होता है चैट बॉक्स, अब वहां अलग अलग विद्यार्थी जैसे मैसेज करते हैं, सर आज क्लास नहीं है, सर आज क्लास नहीं है, बताओ बताओ, सर प्लीज बताओ क्यों क्लास नहीं है ये आज। तो आप अनाउंसमेंट के अंदर अगर देख लो तो, और वहां सबका अलग अलग जो है वो चीज पॉसिबल ही नहीं है कि अलग अलग तरह से जो है वो बताया जा सके। अनाउंसमेंट में चेक कीजिए, सबको एक साथ सूचना सेंड होती है और वो आपके लिए अनाउंसमेंट बना हुआ है। ग्रुप वाला जो है उसमें भी जाती है सूचना, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो इसी प्रकार से प्यार से पढ़ते रहिए, दिल से पढ़ते रहिए, निश्चित रूप से सेकंड ग्रेड के अंदर आपका चयन होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।